तो रैखिक रूपांतरण, सबसे पहले रैखिक रूपांतरण की परिभाषा, यदि कोई भी फलन f v से v डैश में परिभाषित हो, जहां v ऑफ f और v डैश ऑफ f जो है वो सदिश समष्टि हैं तथा f ऑफ अल्फा प्लस बीटा, f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ बीटा और f ऑफ a इंटू अल्फा a f ऑफ अल्फा के बराबर आ जाए, तो f को रैखिक रूपांतरण कहते हैं। यानी अगर कोई भी दो सदिश समष्टि v से v डैश में कोई फलन इस प्रकार से परिभाषित हो कि f ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो है वो f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ बीटा के इक्वल और f ऑफ a इंटू अल्फा जो है वो a इंटू f ऑफ अल्फा के बराबर आ जाता है। हमने वलय समाकारिता की थी, वो सेम कंडीशन इसमें है, बस उसमें इतना अंतर था कि वहां पे वलय के दो अवयव लेके चलते थे, यहाँ पे f का भी एक अवयव लिया जाएगा। सदिश योग में तो हमारे पास डायरेक्ट नियम लग जाएगा, लेकिन जब गुणन करेंगे तो अदिश गुणन होगा। अदिश गुणन में एक अवयव f का होगा और दूसरा अवयव v का परिभाषित किया जाएगा। इस स्थिति में अगर ये a इंटू एफ ऑफ अल्फा के बराबर आ जाए, यानी इन दो कंडीशन को कोई भी फलन परिभाषित करता हो जहां फलन v से v डैश यानी दो सदिश समष्टियों में परिभाषित हो, तो उस स्थिति में इसे हम रैखिक रूपांतरण कहते हैं या फिर सदिश समष्टि समाकारिता कहते हैं। सदिश समष्टि समाकारिता कह दो चाहे रैखिक रूपांतरण कह दो, बात एक ही है। मॉर्फिज्म, वेक्टर मॉर्फिज्म कह सकते हैं इसको, और या फिर सदिश समष्टि समाकारिता कह सकते हैं, वेक्टर स्पेस मॉर्फिज्म। डेफिनेशन लिख लो इसकी। तो इसमें ये जो दो परिभाषाएं हमने कंबाइन की हैं, ये जो पार्ट है उन दोनों को कंबाइन करके एक भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। हम इसको इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि f ऑफ a अल्फा प्लस b बीटा अगर a f ऑफ अल्फा प्लस b f ऑफ बीटा के इक्वल होगा तो दी गई जो फलन है f वो रैखिक समाकारिता, रैखिक रूपांतरण या रैखिक प्रतिचित्रण कहलाएगा। प्रतिचित्रण हिंदी का नाम है, फलन को ही प्रतिचित्रण कहा जा रहा है। फलन किस से किस में परिभाषित है वो प्रतिचित्रण होता है। यहाँ एक f v से v डैश में परिभाषित है, ये प्रतिचित्रण है इसका। हमारे पास उसको डायग्रामेटिकली शो कर रहे हैं, हम इसमें मैथमेटिकल और डायग्रामेटिकली शो कर रहे हैं, इसी को हिंदी में प्रतिचित्रण कहा जाता है। तो इसी का नाम दे दिया गया रैखिक प्रतिचित्रण कह दें, चाहे रैखिक रूपांतरण कह दें और चाहे रैखिक समाकारिता कह दें, तीनों एक ही नेम। तीनों में से किसी की भी डेफिनेशन पूछ ले तो यही डेफिनेशन हमें लिखनी है। इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस और आ जाएंगी, जैसे अगर हमारे पास जो v डैश है वो v के बराबर आ जाए। इसमें है एक f जो v से v डैश में परिभाषित है, इसमें एक तो अगर आच्छादक हो जाए तो f को समाकारी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी ऊपर वाली कंडीशंस तो लगनी चाहिए। अगर हमारे पास ऊपर वाली कंडीशन के साथ साथ आच्छादक की कंडीशन भी वेरीफाई होती है तो उसे हम समाकारी प्रतिबिंब या होमोमॉर्फिज्म कहते हैं, होमोमॉर्फिक इमेज। दूसरी कंडीशन है इसमें कि यदि f जो है वो हमारे पास रैखिक प्रतिचित्रण, रैखिक प्रतिचित्रण यानी मॉर्फिज्म तो है ही हमारे पास, इस मॉर्फिज्म के साथ साथ हमारे पास अगर v और v डैश बराबर हो जाएं, यानी v से v में परिभाषित हो जाए, तो इस f को संकारक कहते हैं, रैखिक संकारक ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर नाम देंगे इसको। इसी में अगर हमारे पास तीसरी कंडीशन है
कि एफ जो है वो अकेकी और आच्छादक दोनों बन जाए, तो उस स्थिति में इसे तुल्यकारिता कहते हैं। और ये जो परिभाषित होगा वो V तुल्यकारी V डैश के परिभाषित होगा। हम इसमें कहेंगे V और V डैश के मध्य तुल्यकारिता का संबंध है। एक और नाम दिया था हमने, स्वाकारिता। वो क्या था? वो वल्य में था। यहां सदिश समष्टि में वो परिभाषा हम रैखिक संकारक कह रहे हैं, वही हमारे पास स्वाकारिता थी उसमें। और एक लास्ट कंडीशन आती है हमारे पास, रैखिक फलनक। रैखिक फलनक, अगर कोई भी फलन V से F में परिभाषित हो जाए तो उसे रैखिक फलनक कहते हैं। अलग अलग नाम दिए गए हैं इसके कि F रैखिक समाकारिता है। यह रैखिक समाकारिता अगर आच्छादक हो जाती है तो समाकारी प्रतिबिंब कहलाएगा। अगर V से V में परिभाषित हो जाए तो इसको संकारक या ऑपरेटर कहेंगे, रैखिक ऑपरेटर या रैखिक संकारक। अगर अकेकी और आच्छादक दोनों बनते हैं तो उसको तुल्यकारिता कह देते हैं। और अगर V से F में परिभाषित हो जाए, यानी क्षेत्र पर परिभाषित कर दिया जाए, तो उसे रैखिक फलनक या लीनियर हमारे पास फंक्शन कहते हैं। समाकारिता की एसटी या कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कर रहे हैं। एक समाकारी प्रतिचित्रण F एक समाकारी प्रतिचित्रण F V से V डैश पर परिभाषित हो, V से V डैश पर परिभाषित हो, तो V के उन अवयवों का समुच्चय, तो V के उन अवयवों का समुच्चय जो V डैश के शून्य अवयव से संबंधित हैं, V के उन अवयवों का समुच्चय जो V डैश के शून्य अवयव से संबंधित हैं। F की अष्टी कहलाती हैं, F की अष्टी कहलाती है या समाकारिता की अष्टी कहलाती है। अर्थात हमारे पास कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, तो V के एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का सेट जो V डैश के जीरो एलिमेंट से रिलेटेड है, जो भी एलिमेंट्स जीरो डैश से रिलेटेड आएंगे वो सभी के सभी हमारे पास उन अवयवों का जो सेट बनेगा, उस सेट को हम कर्नल ऑफ F कहेंगे। अब कर्नल ऑफ F बराबर, इसको डिनोट जब करेंगे मैथमेटिकली, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू V एंड f ऑफ x इज इक्वल टू जीरो डैश। f ऑफ x का है जो संबंध बनेगा वो जीरो डैश से बनेगा। हाँ जी, यदि t यहां f की जगह t दे दिया, कोई अंतर नहीं है, फलन को परिभाषित किया गया, t से परिभाषित कर दिया। सदिश समष्टि V से V डैश में कोई भी दो सदिश समष्टियां दी हुई हैं, V और V डैश, उसमें परिभाषित एक फलन है t। इसका अर्थ ये हो गया कि हमारे पास t एक फलन दिया हुआ है जो V से V डैश में परिभाषित है। रैखिक प्रतिचित्रण है, रैखिक प्रतिचित्रण, इसका मतलब इसमें जो वो दोनों कंडीशंस थी, t ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू t ऑफ अल्फा प्लस t ऑफ बीटा, और t ऑफ a इंटू अल्फा इज इक्वल टू t ऑफ a t ऑफ अल्फा, ये कंडीशंस को वेरीफाई करता है ये। तो सिद्ध कीजिए कि t ऑफ जीरो का मतलब है कि जीरो का संबंध जीरो डैश से बनेगा, ये हम प्रूफ करेंगे। अगर जीरो का संबंध जीरो डैश से बनेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कर्नल ऑफ F जो हमने परिभाषित किया था वो कभी भी खाली नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता, उसमें कम से कम एक एलिमेंट जीरो जरूर होगा, वो हम यहां प्रूफ कर जाएंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि अल्फा प्लस जीरो जो है वो इक्वल होगा किसके, अल्फा के। हम अल्फा के इक्वलेंट लिख सकते हैं
इस पार्ट में अगर t को फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो t प्लस अल्फा प्लस 0 इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा आ जाएगा। इसको क्योंकि रेखिक प्रतिचित्रण है इसलिए टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ 0 बराबर टी ऑफ अल्फा प्लस 0 डैश लिखा जा सकता है। निरसन नियम लागू होता है, टी ऑफ अल्फा से टी ऑफ अल्फा ऑपरेट हो जाएगा, टी ऑफ 0 बराबर क्या आ जाएगा 0 डैश, जो कि पहले पार्ट को प्रूव करता है। अर्थात कर्नल ऑफ एफ में कम से कम एक एलिमेंट 0 जरूर आएगा, खाली नहीं रहेगा वो। उसके बाद में आएगी हमारे पास कंडीशन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमें टी ऑफ माइनस अल्फा बराबर माइनस टी ऑफ अल्फा प्रूफ करना है। तो इसके लिए अल्फा हमें v का एलिमेंट दिया हुआ है और v सदिश समष्टि है। अगर सदिश समष्टि है तो योज्य प्रतिलोम जरूर विद्यमान होगा। योज्य प्रतिलोम का मतलब माइनस अल्फा जो होगा वो भी v का एलिमेंट बनेगा। अगर माइनस अल्फा v का एलिमेंट बनेगा तो अल्फा में माइनस अल्फा ऐड करने पर हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा 0। अगर t प्रतिचित्रण को अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा t ऑफ माइनस अल्फा बराबर t ऑफ 0। रेखिक प्रतिचित्रण है इसलिए t ऑफ अल्फा प्लस t ऑफ माइनस अल्फा बराबर t ऑफ 0 का मान अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 0 डैश के बराबर है। और दो संख्याओं का योग 0 तभी आ सकता है जब एक दूसरे का प्रतिलोम हो, योज्य प्रतिलोम हो। अगर एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम होगा तो इसका मतलब t ऑफ माइनस अल्फा t ऑफ अल्फा का योज्य प्रतिलोम है। अगर योज्य प्रतिलोम है तो योज्य प्रतिलोम की परिभाषा के अनुसार t ऑफ माइनस अल्फा बराबर होगा माइनस टी ऑफ अल्फा के। और थर्ड पार्ट को अगर प्रूफ करें तो थर्ड पार्ट इसी प्रकार से है, टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा, हम इसको लिख सकते हैं टी ऑफ अल्फा प्लस माइनस बीटा, जिसको रेखिक प्रतिचित्रण होने के कारण टी ऑफ अल्फा इन प्लस टी ऑफ माइनस बीटा लिख सकते हैं। और जैसा कि अभी अभी हमने प्रूफ किया, इसको माइनस टी ऑफ बीटा के इक्वल लिखा जा सकता है, जो टी ऑफ अल्फा माइनस टी ऑफ बीटा को परिभाषित करेगा। अर्थात टी ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू टी ऑफ अल्फा माइनस टी ऑफ बीटा को डिफाइन करता है, जो कि थ्योरम नंबर 4.1 है। माना टी v से v डैश में परिभाषित है, हमें सिद्ध करना है कि इस t की अष्टी जो है वो एक उप समष्टि होती है। कर्नल ऑफ t हमारे पास इक्वल है x सच दैट x बिलोंग्स टू v और t ऑफ x जो है वो 0 डैश के बराबर है। हमने अभी अभी किया था कि t ऑफ 0 जो होता है वो 0 डैश के बराबर होता है। इसका मतलब 0 जो होगा वो कर्नल ऑफ t से बिलोंग करेगा। अगर कर्नल ऑफ t से बिलोंग करेगा तो कर्नल ऑफ t जो है वो हमारे पास फाई नहीं है, खाली नहीं है, कम से कम एक अवयव उसमें विद्यमान है। उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए क्या किया करते थे, दो एलिमेंट लेते थे हम, अल्फा और बीटा, और हम ये प्रूफ किया करते थे कि टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा का मान भी अगर इससे बिलोंग करता है, ए अल्फा प्लस बी बीटा कर्नल ऑफ टी से बिलोंग करता है तो वो उपसमष्टि होगी, अन्यथा वो उपसमष्टि नहीं है। अगर अल्फा और बीटा कर्नल ऑफ टी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब टी ऑफ अल्फा का मान भी 0 डैश होगा और टी ऑफ बीटा का मान भी 0 डैश के इक्वल होगा। हमें यह प्रूफ करना है कि ये भी 0 डैश के इक्वल आएगा। प्रूफ करने के लिए समाकारिता की कंडीशन, क्योंकि समाकारी है, हम इसको टी ऑफ अल्फा बी टी ऑफ बीटा लिख सकते हैं। a इंटू 0 डैश प्लस b इंटू 0 डैश लिखा जा सकता है। a इंटू 0 डैश का मतलब 0 डैश प्लस 0 डैश हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अर्थात a अल्फा प्लस b बीटा जो है वो भी हमारे पास बिलोंग करता है कर्नल ऑफ t से, यानी कर्नल ऑफ t जो है वो उपसमष्टि है। ये हमारे पास 4 मार्क्स में थ्योरम आई थी 2020 में। इस V3 से V2 में परिभाषित इस फलन के लिए हमें यह सिद्ध करना है कि यह एक रेखिक प्रतिचित्रण है।
रेखिक प्रतिचित्रण अभी अभी प्रूफ किया हमने, परिभाषा की है। हम दो एलिमेंट लेके चलेंगे V3 के, माना अल्फा ABC बीटा XYZ दोनों ही बिलोंग करते हैं अल्फा और बीटा V3F से। रेखिक प्रतिचित्रण के लिए हमें यह सिद्ध करना है कि T ऑफ P अल्फा प्लस Q बीटा का जो मान है वो P ऑफ T अल्फा प्लस Q ऑफ T बीटा के इक्वल है। अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो रेखिक प्रतिचित्रण है, अन्यथा रेखिक प्रतिचित्रण नहीं है। उसको प्रूफ करने के लिए अगर अल्फा ABC है तो T ऑफ अल्फा का जो मान बनेगा वो BC आएगा। इसके अंदर जो हमें कंडीशन दे रखी है उसमें 3 का संबंध 2 से है, A हट जाता है, BC लास्ट वाला बच जाता है। कुछ इसी फॉर्म में T ऑफ बीटा को जब हल करेंगे तो वो YO इंटू कोमा Z से परिभाषित होगा, क्योंकि XYZ है, नियमानुसार X हट जाएगा, YZ से इक्वल आएगा। हम सबसे पहले T ऑफ P अल्फा प्लस Q बीटा को निकालते हैं। अगर T ऑफ P अल्फा प्लस Q बीटा को कैलकुलेट करेंगे, ये हमें सिद्ध करना है। अगर ये सिद्ध हो जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि T जो है वो रेखिक प्रतिचित्रण है। अब P अल्फा प्लस Q बीटा के लिए P इंटू अल्फा, इसको P से मल्टीप्लाई करना है। अगर P से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा PA, PB, PC प्लस इसको Q से मल्टीप्लाई करना है बीटा को, तो QX प्लस QY QZ जोड़ करेंगे। दो हमारे पास पार्ट है, उनका जोड़ करने पर यह बन जाएगा PA प्लस QX PB प्लस QY PC प्लस QZ के बराबर होगा। अब नियमानुसार यहां पे जो पार्ट था वो फलन कुछ इस प्रकार से परिभाषित था कि अगर 3 सदिश दिए हुए हैं तो उसमें से एक पार्ट हट जाता है, सिर्फ B और C के रूप में इसका मान प्राप्त होता है। तो ये भी तो 3 मान प्राप्त हो रहे हैं। अगर फलन को परिभाषित करेंगे तो ये मान हट जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, PB प्लस QY PC प्लस QZ के रूप में परिभाषित किया जाएगा इस पार्ट को। अगर इसको सॉल्व करें तो ये लिखा जा सकता है PB PC प्लस QY QZ, जिसको हम P ऑफ B C Q ऑफ Y Z और B C जो था वो T ऑफ अल्फा के इक्वल था, Y Z जो है वो T ऑफ बीटा के इक्वल था। हम इसको लिख सकते हैं P T अल्फा Q T बीटा के रूप में, अर्थात T ऑफ P अल्फा प्लस Q बीटा जो है वो P T अल्फा Q T बीटा के रूप में व्यक्त हो सकता है। अतः T एक रेखिक प्रतिचित्रण है। तो जब भी रेखिक प्रतिचित्रण सिद्ध करना होगा यही नियम हम लगाएंगे। हमें परिभाषित किया होगा कि फलन कैसे परिभाषित है, उसमें अल्फा और बीटा दो मान इससे लेके चलेंगे। P अल्फा और Q बीटा का मान T के साथ फलन के साथ परिभाषित करके देखेंगे। अगर इसके बराबर आ जाएगा तो रेखिक प्रतिचित्रण है, अन्यथा रेखिक प्रतिचित्रण नहीं है।